हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है वो स्पेशली बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए है। कॉमन है 10th के लिए भी 12th के लिए भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। क्योंकि आज हम सिर्फ इतनी सी बात करने वाले हैं कि हमारी जो एग्जाम की डेट है वो अनाउंस हो गई है। सबको पता है कि 26 अप्रैल जो है वो अब हमारी एग्जाम की डेट होने वाली है ना। तो इस डेट से हमें क्या कोई फायदा होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है, ठीक है। कैसे हम अपने आने वाले टाइम को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। देखो, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च में नहीं तो मार्च लास्ट तक एग्जाम स्टार्ट हो जाए, तो हमें एटलीस्ट 1 मंथ तो एक्स्ट्रा मिला ही है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। तो इसका एडवांटेज भी हो सकता है, इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो बात करते हैं इसके बारे में ही एक बार और देखते हैं कि आप डरते हैं, समझते हैं या फिर एक्चुअली में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ कैलकुलेशंस रखूंगा, ठीक, विच इज कॉमन फॉर ऑल द आई मीन स्टूडेंट्स। उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट की बात हो रही है, ना कोई आपकी स्ट्रीम की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर सिर्फ बात हो रही है कि एक्चुअली में आपके पास क्या टाइम है और आप उस टाइम के अंदर क्या करोगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज जब मैं ये वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं तो 10th of February है और आज ही आपको ये वीडियो मैं दे भी दूंगा, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है उसकी जो डेट आई है वो कब आई है? वो आई है 26 ऑफ अप्रैल। तो अब आपके पास कितना टाइम बच रहा है? फेब्रवरी में, मार्च में और अप्रैल में, है ना। 3 मंथ्स में क्या क्या टाइम बच रहा है? तो अगर ये 10th है तो हमारे पास इस मंथ के जो डेज बचेंगे वो कितने बचेंगे आज के बाद, अगर सारे इंक्लूड कर दें तो, ठीक है। तो हमारे पास बच रहे हैं 18 फेब्रवरी है ना। मार्च हमारे पास 31 का होता है तो इसमें बदले 31 डेज, ठीक है। 26 ऑफ अप्रैल है, यानी कि 25 डेज आपके पास मिल रहे हैं किसके? अप्रैल। तो आपके पास टोटल डेज कितने आ रहे हैं? टोटल डेज आपके पास कितने आ रहे हैं? मैं आपके सामने ही कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूं, देखो सारे क्या कितने आ रहे हैं। 8 9 14, ठीक है, 4 1 और ये कितना हो जाएगा? 2 and 3 5 and 2, 5 और 2 कितने हो गए? 7। 74 डेज है भाई टोटल आपके पास एग्जाम स्टार्ट होने में फ्रॉम 10 फरवरी ऑनवर्ड, ठीक है जी। अब आप क्या करते हो? देखो, जनरली आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और किसी किसी के पास एक आधा एक्स्ट्रा भी होगा, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं आपके लिए, इस 5 सब्जेक्ट्स में से हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स प्लस 1 लैंग्वेज होती है, ठीक है। और लैंग्वेज मुझे पता ही है कि कोई भी जो है कितना टाइम देता है वो आपको भी पता है, वो मेरे को भी पता है, ठीक है। मैं सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स की बात करूंगा और ऑब्वियसली हम बहुत थोड़ा सा टाइम इस लैंग्वेज के लिए भी छोड़ के चलेंगे। तो मैं क्या आपको समझा रहा हूं, अगर सपोज करो लैंग्वेज जो कि आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इस 74 में से, है ना, मैंने 4 डेज छोड़ दिए सिर्फ इंग्लिश के लिए, है ना। 4 डेज किसके लिए छोड़ दिए कि आप इसमें तो चलो इंग्लिश पढ़ ही लोगे, इससे ज्यादा टाइम मुझे भी पता है कोई नहीं लगाएगा। आपके पास है कुल मिला के 70 डेज, ठीक है। 70 डेज डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट, तो 4 सब्जेक्ट्स आपके पास टोटल, जब हम 70 को 4 से डिवाइड करते हैं 35 17.5 है ना, तो ऑलमोस्ट 17.5 डेज पर सब्जेक्ट आ, इतने ही आ रहे हैं, 17.5 डेज पर सब्जेक्ट। ऑल राइट, तो 17.5 डेज राइट पर सब्जेक्ट, ये हमने एक कैलकुलेशन कर। और आप एक चीज ध्यान में रखो, चलो लेटस इसको समझने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए 18 डेज कर लेते हैं, आपका थोड़ा बेनिफिट कर दे। मैंने ये देखा है कि कोई भी हमारे पास जो सिलेबस है उसमें एवरेजली 6 चैप्टर्स तो है ही हैं, लगभग लगभग 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास हर सब्जेक्ट के अंदर। देखो, आप 18 को 6 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 3 डेज पर चैप्टर बचते हैं, ठीक है। आप देखो कितने लकी हो गए कि 3 डेज बच रहे हैं।
अगर ये मार्च में होते ना तो 2 डेज बचते आपके पास पर सब्जेक्ट प्रिपेयर करने, पर चैप्टर प्रिपेयर करने। अब ये 3 डेज का मतलब क्या है कि आपको, है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, रिवाइज भी करना है, न्यूमेरिकल्स जहां पर है न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने हैं, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखने हैं, आपको कुछ सैंपल पेपर्स भी करने हैं, है ना। ये सब चीजें करनी है। जब हम एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे तो बेसिकली तो आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट, है ना, न्यूमेरिकल्स अगर है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ये तो हमने पहले करने ही होंगे, है ना। रिवीजन के लिए तो हम लास्ट के कुछ टाइम में अपने आप को टाइम जो है छोड़े। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि किस दिन क्या करना है, अभी मैं ये कह रहा हूं कि एक चैप्टर को फुली रिवाइज करने के लिए आपके पास 3 डेज जो है वो बच रहे हैं, और उसके अंदर हमें इतना कुछ करना हो। और मेरे ख्याल से देखो, इतना आपको अब तक, अगर आपने चैप्टर्स अब तक कुछ प्रिपेयर कर लिए हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं प्रिपेयर किए हैं तो मेरे ख्याल से ये टास्क कोई इजी टास्क नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को थोड़ा सा समझना कि हमारे पास बहुत कम टाइम है। अगर हमने अपने दिन को अच्छे से प्लान नहीं किया, अपने आने वाले डेज को अच्छे से प्लान नहीं किया, ठीक है, तो आप फिर लास्ट में वही रो रहे होगे कि ये रह गया, वो रह गया, हम ये भी कर लेते तो अच्छा था, वो भी कर लेते थे, लेकिन किया कुछ नहीं। तो आप अगर अभी भी इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो कि भाई ऐसा है, हम आज जो है आज ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर अभी तक नहीं भी किया है तो एटलीस्ट विल बी एबल टू फिनिश इट वेरी, क्या बोलना चाहिए, इजीली, राइट। समझ में आ रही बात? तो ये तो आपको पहला मैंने जो बतानी थी बात वो यही थी कि भाई हमारे पास बहुत कम टाइम है अभी भी, लेकिन आप ये सोच के देखो कि अगर मार्च में एग्जाम, एडवांटेज बता रहा हूं, अगर मार्च में एग्जाम हो जाते तो ये टाइम जो है ना इसका आधा रह गया हो, ठीक है। अब मैं इसलिए ये वीडियो बनाया, देखो कि बच्चे क्या कहे, ओ अब हमारे एग्जाम तो आएंगे कब, अप्रैल में आएंगे, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे यार बाद में, है ना। वैसे बच्चे होते चैंपियन है, ये पता नहीं मुझे नहीं कि टीचर को पढ़ाने में जिस चीज को 8-9 महीने लग जाते हैं उसको वो कैसे सारा सिलेबस को 3 दिन में कर लेते हैं, वो तो वो चैंपियन ही हो जाते हैं। मुझे तो याद नहीं हम बचपन में ऐसा कर पाए थे या ना नहीं कर पाए थे, बट वो पूरी तरह से प्लान्ड होते हैं कि अरे अभी तो बहुत सारे दिन है, 70 दिन है यार, 70 दिन में तो हम कुछ भी कर सकते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज, अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो बच्चों, अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है, आपको लग रहा है कि मैंने काम किया हुआ है, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस ये है कि आप कॉम्पिटिशन्स जो भी आप इसके बाद में देना चाह रहे हैं उसके सिलेबस को भी पढ़ना शुरू कर दे, थोड़ा टाइम उन पे भी लगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? ऐसे ही देखो, जैसे मान लो आप 10th से 11th में आओगे, जो बच्चे 10th वालों के लिए, ये तो मैंने कंपटीशन की बात तो मैंने की मान लो 12th के बच्चों के लिए, लेकिन अगर बच्चे 10th में हैं वो क्या करेंगे, उनके पास एक एम्पल टाइम मिल जाता है अपने चीज को प्रिपेयर करने के लिए और ये सोचने के लिए कि हमने अगली क्लासेस के अंदर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या सब्जेक्ट्स चूज कर, तो आपका ये स्कोर जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है, अगर अच्छे से आप थोड़ा टाइम उसको टच में रह के उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि अगर हम रिलक्टेंट हो गए तो अभी तक की हुई सारी मेहनत भी खराब हो जाए। तो प्लीज बी फोकस, ठीक है, अच्छे से काम करो, डेली बेसिस पे काम करो, तभी बात बने। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना। अगर कुछ ऐसा मौका मिला तो मैं आपको मतलब कम से कम 11th 12th के बच्चों के लिए तो सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए इस सब्जेक्ट में, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा अगर थोड़ा टाइम मिलता है, ठीक है। क्लियर? मेरे ख्याल से देखो ये कैलकुलेशंस देखने के बाद थोड़ा सा तो आपको ये कहना चाहिए कि थोड़ा डर भी लगा होगा, या ये कह लो कि थोड़ा बेनिफिट भी हुआ होगा कि हमें पता लग गया कि वाकई एक्चुअली में ऐसे कैलकुलेशन हमें करनी थी, ठीक है। और इस तरह से जो है वो हमने, मतलब हम अगर रिलक्टेंट हो जाएंगे या हम नहीं करेंगे टाइम पे तो हमारा नुकसान हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज
आप बिल्कुल भी चीजों को लाइटली मत लेना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसको यूटिलाइज करके अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, है ना। जैसे मैंने अभी बताया, कोशिश करूंगा अगर सब्जेक्ट वाइज भी बना पाए, राइट। थैंक यू।